Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So today we will going to cover a short topic that is genetically modified crops. और ये genetically modified crops में जो है आज हम रबर के बारे में पढ़ेंगे। और ये रबर होता क्या है, रबर में क्या हुआ है कि कैसे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम बना पाए हैं और क्या नेसेसिटी थी हमारे लिए इसको बनाने के लिए। और ये जो रबर है वो किन किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में मिलता है इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड, और इसका कौन कौन से सॉइल में ये यूज़ होता है या फिर किन सॉइल में ये हम इसको ग्रो कर पाते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर जानना होगा। मैंने पहले एक मेंस का टॉपिक रखा हुआ है, एक मेंस किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इसके बाद एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन रखा हुआ है। तो अगर आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये टॉपिक जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएम क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये हमारे दोनों टॉपिक्स जो है वो कई बार जो है यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। तो इसीलिए हमें ये टॉपिक जो है पूरा एक तैयार करना होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं इसको हम यहाँ पर जानेंगे, और ये यहाँ पर एक पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर बनाया जा रहा है उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। रबर किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो होता है, इनके क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे, और साइंस की मदद से किस तरीके से हम इसको एक कोल्डर या फिर ड्रॉट कंडीशंस में भी इसको ग्रो कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानना होगा। इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि एक रबर इंडस्ट्री जो है कि अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वी कैन से रबर इन द वर्ल्ड, एंड कंज्यूमर में भी ये अपने काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग में ऊपर होता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या है हमें कवर करना होगा। 20 मिनट्स के ये शॉर्ट वीडियोस के टॉपिक रहेंगे, मोर देन 20 मिनट्स के टॉपिक आपके लिए नहीं मिलेंगे, और इसमें आपका एक पूरा होलिस्टिक वे में टॉपिक तैयार रहेगा। ओके, सो वी विल बिगिन दिस। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपके लिए 100+ टॉप एजुकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू PSIR करंट अफेयर। हमारी एथिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, फ्री लाइव क्लासेस। जो भी बच्चे एथिक्स में वीक हैं, जिनको लगता है कि एथिक्स का टॉपिक उनका तैयार नहीं है, तो अभी मेरी आपके लिए लगभग 10 क्लासेस ही कवर हुई हैं, जिसमें मैंने आपके 12 टॉपिक कवर किए हुए हैं फ्री लाइव क्लासेस में। तो वहाँ पर आप इन 12 टॉपिक को कवर कर सकते हैं, और 1 जुलाई से आपके लिए नई क्लासेस वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दिस इज माई अचीवमेंट, दिस इज माई क्वालिफिकेशंस। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपके लिए जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उन सबका PDF यहाँ पर मिल जाता है। अनअकैडमी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को लेकर काफ़ी सक्रिय है। जो भी बच्चे जिनको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं अनअकैडमी मैनेजमेंट टीम को, एंड दे कैन विन द प्राइज एज वेल। अनअकैडमी में 80 टेस्ट जो है 80 टेस्ट से ज़्यादा यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट 30,000 रुपये के करीब है। जो भी बच्चा 1 साल के ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदेगा तो वो इसको अवेल कर पाएगा, जिसमें 50 टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट होते हैं मेंस के। और ये जो है ये आपके लिए 30 जून तक ही वैलिड है ऑफर, और 4 जुलाई से आपके लिए टेस्ट अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। 1-on-1 मेंटरिंग सेशन भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। इसकी लास्ट डेट भी 30 जून है, जिसमें आपके लिए जो भी सिलेक्टेड IAS IPS और जो भी हमारे UPSC में रैंकिंग आती है उनके गाइडेंस में आप लोगों को ये प्रोग्राम मिलता है। इसमें केवल 100 सीट्स हैं, और ये जो प्रोग्राम है वो वैलिड रहेगा अगर आप 2 साल से ऊपर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदते हैं। महा सब्सक्रिप्शन प्लान भी अनअकैडमी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आप अगर अभी एक प्लान खरीदेंगे 1 ईयर से ऊपर का, तो आपको नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन तक का जो प्लान है वो वैलिड रहेगा। 25% ऑप्शनल की फीस आपके लिए माफ़ की जाती है अभी, और आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो रेफरल कोड रहेगा TJLIV, तो आप इसको भी अवेल कर पाएंगे। मतलब 2022 मेंस के एग्जाम तक आपको ये मिलता ही मिलता है सब्सक्रिप्शन प्लान, और अभी आपके लिए लगभग 35% का ऑफ मिलता है। तो आपको 35% का जो ऑफ है, तो आपका प्लान अभी लगभग 68,000 रुपीज़ का है GS प्लस ऑप्शनल, वही आपको 51,000 रुपीज़ में अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। लोन की फैसिलिटी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। लोन में आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। 20+ बुक्स अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड करता है, जिनका कॉस्ट है 10,000 रुपये। आपको ये जो बुक्स है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे विद इन ए वीक आपसे एड्रेस पूछा जाएगा और आपके घर में ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है। प्लस प्लान में लाइव टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू द क्लासेस मिलते हैं, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक में प्लस के अलावा गाइडेंस प्रोग्राम, एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, एक्सपर्ट की गाइडेंस,
और इसके बाद स्टडी मटेरियल प्लस स्टडी प्लानर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिलते हैं। मतलब कि आपका जो आइकॉनिक प्लान है उसमें आपको प्लस के बाद कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा अगर 1 साल का प्लान खरीदता है अकेले जीएस का, तो वो मिलता है उसको 44,550 रुपए का, जिसमें आप TJLIB कोड अप्लाई कर सकते हैं। आइकॉनिक में 67,000 रुपीज का है, तो सेम कोड यू कैन अप्लाई देयर एज वेल। 27,000 का जो कोर्स है हमारा 27,500 रुपए का, वो है अपना ऑप्शनल का कोर्स। वही आपके लिए 10% अप्लाई करेंगे तो 24,750 रुपए का ये कोर्स पड़ता है, जिसमें आप TJLIB कोड अप्लाई करेंगे। 1 ईयर 2 ईयर NCERT फिनिक्स बैचेस भी अनअकैडमी के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं 30 जून से। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो आपके फ्री टेस्ट हैं वो 1 जून से शुरू हो गए हैं। ये है आपके फ्री टेस्ट, जिसमें आपको TJLIB कोड अप्लाई करना है। और आपको अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन, जिसमें स्कॉलरशिप है। मतलब कि आपको हर सुबह 11 बजे हर संडे का, तो आज जैसे कि 11 बजे, तो आपके लिए क्या है, यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो TJLIB कोड अप्लाई करेंगे तो हिंदी इंग्लिश में दोनों टेस्ट है। इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का काफी आपको क्या है चांसेस मिलते हैं। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन यहाँ पर अवेल करना रहेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये तो था हमारा क्या है एक टॉपिक को शुरू करने की बात। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है ये बनाए जाते हैं। ये बनाने के बाद इनको क्यों नेसेसिटी होती है कि इसका हम क्या है लार्ज स्केल में यूज कर पाए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या याद रखना है कि जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है हमारे देश में वो इसको अप्रूव करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये UPSC ने इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी हमारे देश में BT कॉटन है जिसको हम अभी तक अप्रूव किए हुए हैं। BT ब्रिंजल मतलब BT मतलब होता है बैसिलस थेरेंजियासिस। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार क्या है छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो बैसिलस थेरेंजियासिस जो है इसको हम बोलते हैं। तो BT ब्रिंजल हमने अप्रूव नहीं किया, BT कॉटन हमने अप्रूव किया। तो जो भी क्रॉप्स जो कि एक कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं और नॉन ईटिंग क्रॉप्स होते हैं उनको हम यहाँ पर अप्रूवल देते हैं। रीजन क्या है BT ब्रिंजल को ना देने का, क्योंकि वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स में अगर हम यहाँ पर उनका जेनेटिक्स को मॉडिफाई करेंगे तो क्या है प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है इन द ह्यूमन बींग्स बॉडी। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग अप्रूवल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के देश में अगर अप्रूवल नहीं है तो कोई उगाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल्टीवेशन नहीं होता। इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन देखने को मिलता है। इवन हम जब वो इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो एक एप्पल ही क्यों ना इंपोर्ट करें, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो इस सब चीजों के कारण ही जो है ऑर्गेनिक खेती जिसको हम बोलते हैं ना, तो ऑर्गेनिक खेती में क्यों हम इतने ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से बचा जा सके। तो ये तो रहा क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात। अब अगर हम बात करेंगे कि नेचुरल रबर होती क्या है, तो नेचुरल रबर होती क्या है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे याद रखना है कि नेचुरल रबर क्या है। सबसे पहले देखिए कि ये मेंस का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है कि डू यू एग्री दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होल्ड पोटेंशियल टू बिकम द इन्वेसिव स्पीसीज इन फ्यूचर, डिस्कस द मेरिट्स ऑन विच जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लार्ज स्केल इन इंडिया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि क्या आने वाले समय में ये जो GM क्रॉप्स हैं वो इन्वेसिव स्पीशीज बन सकते हैं। इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब कि आने वाले समय में ये एक तरीके का दूसरे क्रॉप्स को परेशान करने का एक जरिया बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और क्या मेरिट्स होते हैं हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स के, और इनको लार्ज स्केल इन इंडिया में किस तरीके से यूज किया जाता है। ये सारे चीजों को हमें यहाँ पर पढ़ना है और 150 वर्ड्स में डिस्कस करना है। हमेशा मैं आपको जब बोलता हूं कि 150 वर्ड्स में डिस्कस करना है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको मैंने क्या बताया कि बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक बॉडी पार्ट और बेसिक कंक्लूजन, अगर आप इस तरीके के फॉर्मेट में जाएंगे तो यू कैन इजिली फैच हाफ मार्क इन द इंट्रोडक्शन, हाफ मार्क इन द कंक्लूजन एंड 1.5 मार्क और 2 मार्क्स इन योर बॉडी पार्ट। तो ये कितने हो गए, तो लगभग आपके 2 से 2.5 नंबर या 3 नंबर तक आप इजिली फेस कर सकते हैं जब आप इसको एक बेसिक आंसर लिखते हैं। और बेसिक आंसर लिखना ही सबसे पहला एक वी कैन से एक जरिया होता है मेंस में आंसर लिखने का, क्योंकि मेंस में बेसिक आंसर लिखने होते हैं, 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और 3 घंटे में कवर करना है। तो दे डोंट वांट एक्सपर्टीज, दे जस्ट वांट बेसिक नॉलेज, कि आप उसको सही टाइम लिमिट में सही उसके मेरिट्स बताएं और सही पोटेंशियल यहां पर आप बता पाएं। नाउ अब हमें यहां पर क्या देखना है कि नेचुरल क्रॉप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल रबर क्या है वो हम यहां पर देखेंगे। तो नेचुरल रबर क्या होता है, तो नेचुरल रबर जो उगाई जाती है उसके उगाने का एरिया क्या है, तो नेचुरल रबर को उगाने का जो एरिया है, मतलब इनका जो कल्टीवेशन का एरिया होता है वो होता है वार्म क्लाइमेट। क्या होता है, तो
तो इट ग्रो इन ए वार्म क्लाइमेट। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल की, ना हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहे। तो व्हाट इज दिस नेचुरल रबर, सो वी ग्रो दिस नेचुरल रबर इन द वार्म क्लाइमेट। वार्म मतलब गर्म क्लाइमेट में इसको उगाया जाता है, और मोस्टली ये जो वार्म क्लाइमेट है वो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमें अमेजोन फॉरेस्ट में। अब अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये है हमारे साउथ अफ्रीका के रीजन में। तो ये क्या हुआ, तो इट इज नेटिव टू द वार्म क्लाइमेट, ग्रो इन द अमेजोन फॉरेस्ट रीजन, एंड इट इज नॉट सूटेबल, ये क्या है, ये सूटेबल नहीं है कोल्ड रीजन में, मतलब कि जो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें नेचुरल रबर क्या है, सूटेबल नहीं होता। ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है कि इसको हम ठंडे माहौल में या फिर ठंडे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें हम इसको नहीं उगा पाते। अब इसको अगर हम नहीं उगा पाते तो क्या हमारी जो जनरेशन है उसको नहीं उगाएगी, नहीं कल्टीवेट करेगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, और इसी में जो जीएम मॉडिफिकेशन किया गया है उसके जरिए व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल गोइंग टू ग्रो दिस इन द कोल्ड कंडीशन एज वेल। तो हमारे देश में ये जो है ये कहां पर हुआ है जीएम मॉडिफिकेशन का, ये हुआ है आसाम, और आसाम कहां पर आता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है। तो ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वी कैन से इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरे भारत देश में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एरिया वाइज। मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो 12 महीने वहां पर नहीं होगा, मतलब कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई जीएम मॉडिफिकेशन वहां पर काफी हेल्पफुल करेगा। तो ये रहा क्या नेचुरल रबर के बारे में। अब अगर हम नेचुरल रबर की बात करेंगे तो व्हाट इट इज, तो ये जो हमारा नेचुरल रबर होती है, या फिर हम बात करेंगे रबर जो होता है वो एक कमर्शियल प्लांट्स होते हैं। व्हाट दे आर, तो दे आर कमर्शियल प्लांटेशन प्लांट, कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप। कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप का मतलब क्या हुआ, इसके आप एक एक वर्ड जानिए। सबसे पहले जानिएगा क्रॉप, तो क्रॉप एक नॉर्मल क्रॉप हो गया। देन प्लांटेशन क्रॉप, तो प्लांटेशन क्रॉप जिसमें हम अपना क्रॉप को उगाते हैं। कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप मतलब कि कमर्शियल पर्पस से, इंडस्ट्रियल पर्पस से जिसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप। अब ये जो कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप होते हैं इसमें हम बात करते हैं रबर की, ठीक है। तो इसमें जो रबर होती है, तो रबर किससे बनता है, तो रबर बनता है लेटेक्स ऑफ ए ट्री, मतलब ये जो पेड़ की छाल जिसको हम बोलते हैं ना, पेड़ की जो छाल होती है उससे रबर बनता है। और ये जो लेटेक्स ऑफ ए ट्री होती है और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हेविया ब्रेसिलेंसिस, हेविया ब्रेसिलेंसिस इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, आपको थोड़ा सा साइंस भी यहाँ पर यू हैव टू मेंशन। तो हेविया ब्रेसिलेंसिस वी आर कॉल्ड इट एज, ठीक है नाउ। अब इसका अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पर्पस में, तो स्ट्रेटेजिकली इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ये काफी ज्यादा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये अमेजोन फॉरेस्ट में है, तो अमेजोन फॉरेस्ट या वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ मिलती है हमें, तो ये इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलती है। मतलब वी फाउंड दिस इन द इक्वेटोरियल रीजन इन अवर वी कैन से अर्थ के मैप में। तो जो अर्थ का मैप होता है उसके इक्वेटर वाले पार्ट में ये अमेजोन फॉरेस्ट मिलेगा, या फिर वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां पर मिलती है। नाउ अब इसकी जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या हुआ, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड दिस इज द सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन जिसको हम बोलते हैं ना। तो हम उस एरिया में भी अब रबर को क्या है ग्रो कर सकते हैं। एंड हाउ वी कैन ग्रो, तो देखो नेचुरल रबर की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती है, तो इसमें जो टेम्परेचर जो तापमान चाहिए रहता है, तो वो तापमान चाहिए रहता है 25 डिग्री से ज्यादा, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव इसको ग्रो करने के लिए चाहिए रहता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कौन सा क्लाइमेट चाहिए, तो क्लाइमेट चाहिए है वो है मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब जो ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं ना उमस, तो उमस वाला क्लाइमेट इसके लिए जरूरत होता है। फिर अगर हम इसमें बात करेंगे रेनफॉल की, तो इसमें रेनफॉल कितना रिक्वायरमेंट है, तो इट रिक्वायर्स रेनफॉल फॉर मोर देन 200 सेंटीमीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल इसके लिए चाहिए होता है। मगर इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें ड्रेन्ड क्लाइमेट चाहिए, मतलब जो भी पानी आता है वो पानी जमे ना, वो ड्रेन्ड हो जाए। तो ये क्या है नेचुरल अपनी जो रबर है या फिर कॉटन है, जो भी चीजें हम इसको उगाते हैं उन सब का सबसे मेन खासियत है कि वो ड्रेन्ड क्लाइमेट में इसको हमें ग्रोन करना है। और ड्रेन्ड अलुवियल सॉइल इज ए रिक्वायरमेंट, मतलब कौन सी सॉइल चाहिए, तो ड्रेन्ड अलुवियल सॉइल इज ए रिक्वायरमेंट हियर। नाउ एक और चीज टेम्परेचर के बाद, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल के बाद और सॉइल के बाद, वो है कि इट रिक्वायर्स ए चीप लेबर, मतलब इसमें सस्ते लेबर की जरूरत होती है। क्यों लेबर सस्ते की जरूरत है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है और इंडस्ट्रीज आर ए प्रॉफिट मोटिव इंडस्ट्रीज है ना, प्रॉफिट मोटिव होती है, मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेशन करना होता है और उनको कैपिटलिस्ट होती है ना। सो दैट्स व्हाई व्हाट दे हैव रिक्वायरमेंट फॉर, दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ चीप लेबर, तो दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ चीप लेबर। ये तो रहा हमारा इंडिया में
नेचुरल रबर की बात। अब अगर हम बात करते हैं हमारे जीएम रबर का, तो व्हाट इज दिस जीएम रबर? तो जीएम रबर में हमें कुछ बातें यहां पर याद रखना है। वो है कि ये जो जीएम रबर है इसको बनाया कैसे गया। तो जीएम रबर, हाउ वी हैड मेड दिस जीएम रबर, तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले इसमें हुआ क्या है, तो इसमें जो जीएम होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब हर एक प्लांट के सीड्स में डीएनए होते हैं, उसमें जीन्स होते हैं, उन जीन्स को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया एक स्पेसिफिक ट्रेट्स में, और जिसमें हमने क्या किया, लेबोरेटरी के टेक्निक की मदद से, मतलब लैब में हमने जीन्स को ट्रांसफर किया स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। एंड इसके बाद व्हाट वी हैव डन, तो इसके बाद जो जीएम रबर होता है उसमें एक एडिशनल कॉपी ऑफ जीन को डेवलप किया। क्या किया, वी हैव डेवलप्ड एडिशनल कॉपीज ऑफ जीन, और उसका नाम क्या है, MNSOD। MNSOD, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड व्हाट इज दिस MNSOD? MNSOD का मतलब है मैंगनीज। व्हाट इज दिस? मैंगनीज कंटेनिंग, MNSOD का फुल फॉर्म क्या है, मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस। ठीक है, तो ये रहा हमारा MNSOD, मतलब जीएम रबर में हमने जीन का मॉडिफिकेशन किया और इसमें MNSOD का एक कॉपी बनाया। और व्हाट इज दिस MNSOD? तो MNSOD जो होता है वो होता है मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस। एंड व्हाट वी हैव डन, तो वी हैव इंसर्ट दिस इनटू द प्लांट, मतलब ये जो जीएम प्लांट होते हैं ना हमारे रबर, उसमें हमने इसको इंसर्ट किया, जिसने हमने क्या किया, टाइड किया। मतलब अब ये जो है MNSOD का यूज करने के बाद ये जो रबर होती है जीएम रबर, अब वो कोल्ड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो हो जाएगी। एंड व्हाट इट हैज क्रिएटेड, इट हैज क्रिएटेड ए रेवोल्यूशन वी कैन से। व्हाई? क्योंकि पहले एक हमारे इक्वेटर रीजन पे ही हम इसको ग्रो कर सकते थे क्योंकि वहां पर एक गर्म होता था माहौल, अब हम इसको कोल्ड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर पाएंगे। एंड यही जो है अब हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन रहेगा उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल हमें देखने को मिलेगा, मतलब विच विल टाइड ओवर सीवियर कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द नॉर्थ ईस्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट में भी अभी ये आसानी से 12 मासी, वी कैन से 12, हर 12 महीने में इसको हम क्या है, उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यहां तक आप सभी को पूरा ही क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज व्हाट जीएम रबर। जीएम रबर के पहले हमने क्या देखा, नेचुरल रबर। अब इसका हम थोड़ा सा देखेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या देखना है कि ये जो जीएम रबर है इसको बनाया किसने है, तो ये बनाया गया है आसाम में, और आसाम में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको ग्रो किया। देखो आप, वर्ल्ड में भी कितना बेनिफिट करेगा और इंडिया में भी कितना बेनिफिट करेगा, है ना। तो ये जो है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर ये ग्रो किया गया। इसके अलावा ये जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका अगर हम बात करेंगे रबर, तो रबर प्लांट जो है ये एक्सक्लूसिव है इस पूरे रीजन में, और ये ग्रो करते हैं माउंटेनियस रीजन। ये सारी चीजें हमने देख लिया। अगर हम बात करेंगे रबर का, तो रबर का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो हेडक्वार्टर है केरला में। मतलब रबर एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहां पर है, वो है केरला में, क्योंकि केरला एक ऐसा रीजन है हमारे भारत देश में जहां पर सबसे ज्यादा रबर उगाई जाती है, प्रोड्यूसर वहां पर होता है। तो रबर केरला के कोट्याम रीजन में हेडक्वार्टर है इसका। और रबर इंडस्ट्री को कौन सी इंडस्ट्री देखती है या फिर कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो इसको पूरे तरीके से हैंडल करती है, मैनेज करती है। क्लियर। और रबर जो है एक रबर बोर्ड, ये जो हम बता रहे हैं ना आपको कि रबर हेडक्वार्टर, तो ये है रबर बोर्ड। क्या है, रबर बोर्ड है हमारे इंडिया में, क्या है, रबर बोर्ड है, और उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। ये बात भी आपको क्या है, क्लियर हो गया नाउ अब अगर हम इंडिया में इसके स्टेटस की बात करेंगे तो व्हाट इज द स्टेटस इन इंडिया। तो इंडिया में 1902 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार इस रबर को कहां पर कल्टीवेट किया, इस रबर को कल्टीवेट किया था केरला में। और कौन सी रिवर पर कल्टीवेट किया था, तो रिवर परियार। ये भी आपके लिए प्रीलिम्स का फैक्ट बनता है कि 1902 में पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा रबर का कल्टीवेशन भारत देश में शुरू हुआ, और कहां पर, वो हुआ था केरला में। और कौन सी रिवर थी, वो परियार रिवर थी। ठीक है, तो यह बात क्लियर हो गया। इंडिया के अगर हम स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस रबर इन इंडिया। मतलब नेचुरल रबर की हम बात कर रहे हैं, जीएम की बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि जीएम अभी आने वाला है, आया नहीं है, इट विल ग्रो इन द नेक्स्ट सीजन। तो नेचुरल रबर जो है इंडिया का स्टेटस है वो है 6th लार्जेस्ट। और अगर इसमें हम बात करते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ उगता है, तो वो है हमारे केरला में। केरला के बाद है हमारा तमिलनाडु रीजन, और तमिलनाडु रीजन के बाद है कर्नाटक रीजन। एंड नाउ आफ्टर दिस जीएम रबर,
नॉर्थ ईस्ट भी है, आने वाले समय में वहां पर भी हमें काफी ज्यादा कल्टीवेशन देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड रबर जो है वो कहां पर देखने को मिलता है, वो है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड के बाद है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद है मलेशिया। मलेशिया के बाद है हमारा वियतनाम। ये देखिए सारी ये कंट्री कौन सी हैं, ये सब अपनी कंट्री हैं जो कि आसियान की मेंबर हैं। आपको दिखता है ना, ये सब कंट्री वहां की हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। वियतनाम के बाद है चाइना, एंड आफ्टर दिस हमारा इंडिया का नाम इसमें आता है, मतलब इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। फिर अगर हम कंज्यूमर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर ऑब्वियसली खपत कहाँ होती है, चाइना में होती है। फिर आती है इसमें खपत चाइना के बाद इंडिया, फिर आता है यूएसए और फिर जापान। मतलब इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। ये बात भी अपने यहाँ पर क्लियर हो गई। इंडिया में जब इतना बड़ा मार्केट है रबर का, तो फिर एक रबर पॉलिसी भी बनाई गई है। अब रबर पॉलिसी क्या है भारत में, तो इंडिया में जो रबर पॉलिसी है वो है डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक बनाई गई पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल रबर पॉलिसी। क्या नाम है भारत में इसका, तो वो है हमारा नेशनल रबर पॉलिसी इसका नाम है, ठीक है। तो नेशनल रबर पॉलिसी में क्या बात हुई है कि 2019 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया है नेशनल रबर पॉलिसी को, 2019 में। और इसे इट इज बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म, मतलब ये जो नेशनल रबर पॉलिसी है ये दो तरीके से काम करती है। एक है वो शॉर्ट टर्म गोल पे और एक है लॉन्ग टर्म गोल पे। और इनका ये कहना है कि वी विल गोइंग टू क्रिएट ए टास्क फोर्स, और टास्क फोर्स का काम क्या होगा, इस रबर इंडस्ट्री को ग्रो करना। टास्क फोर्स का जो काम होगा इस इंडस्ट्री को ग्रो करना, और इसके 4 मेजर उद्देश्य हैं। पहला क्या है कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। पहला नेशनल रबर पॉलिसी का उद्देश्य क्या है कि फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस हमारे यहाँ पर देश में प्रोवाइड करना रबर इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा इनका गोल क्या है, वो है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, मतलब क्वालिटी मटेरियल को यहाँ पर प्रोवाइड करना। तीसरा यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि जो ग्रोइंग फॉर्म है उसको सपोर्ट करना, मतलब जो ग्रोइंग फॉर्म है उनको यहाँ पर सपोर्ट करना। ये भी एक हमारा क्या है, एक मोटिव देखने को मिलता है। ओके, ग्रोइंग फॉर्म का एक मोटिव है। एंड द फोर्थ वन इज वो है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। तो ये क्या रहा, ये हमारा एक पूरा एक टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस तरीके से अगर आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलोगे, बिलीव मी आपको कोई भी आसानी या डिफिकल्टी यहाँ पर देखने को क्रिएट नहीं होगी। बहुत ईजी रहेगा आपको पूरा एक टॉपिक तैयार करने में। अब देखो मैंने ये आपके लिए पूरे स्लाइड्स में ये सभी को जो बताया है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार आपको समझ में आ गया है ना। तो देखो जीएम रबर एडिशनल कॉपी ऑफ जीन MnSOD और मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटिस, इसको इंसर्ट किया जाता है प्लांट के अंदर, जिसको हम टाइट करते हैं और ये कोल्ड कंडीशन में भी अपने क्या है प्लांट को ग्रो कर सकता है। नीड की बात कर ली, नेचुरल रबर की बात कर ली, टेम्परेचर की बात कर लिया, इंडियन सिनेरियो की बात कर लिया। एफडीआई में भी बात करें तो अगर हम एफडीआई की बात करते हैं तो इंडिया में हमने 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है प्लांटेशन क्रॉप में, मतलब बाहर की कंपनियां इंडिया में आके ऑलिव ट्री को लगा सकते हैं, पाम ऑयल ट्री को, कार्डेमम हो गया, टी है, कॉफी, इन सब का ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम ये सब की बात कर लिया कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर स्टेटस, कंज्यूमर स्टेटस, इंडिया की रबर पॉलिसी भी हमने यहाँ पर देख लिया, टास्क फोर्स क्या है, ये सब चीजों को कवर कर लिया ना। अब ये एक आता है आपको मेंस का क्वेश्चन, जो कि काफी आपके लिए इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। सभी लोग जिसने अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वो आप लोग ये वीडियो का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वो है कि जीएम रबर कंटेन्स मैंगनीज सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटिस जीन, जो कि अलाउ करता है प्लांट को कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस जैसे कि कोल्ड और ड्रॉट में ग्रो कर पाए। दूसरा है कि जो रबर बोर्ड है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। आप सभी लोगों को आंसर इसमें कमेंट सेक्शन में देना है, तो आपका ये पूरा टॉपिक क्या है वो तैयार हो जाएगा। क्लियर। सो एट द एंड TJLIV इज माई कोड, यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट हियर। आई होप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको काफी सारे टॉपिक्स जो है कवर करवाता रहूंगा, चाहे वो आपके पॉलिटी सेक्शन का हो या आपका एनवायरमेंट सेक्शन हो या साइंस एंड टेक सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन होगा, वी विल गोइंग टू कवर दिस टॉपिक्स। तारकेश्वर जैन PSIR ये टेलीग्राम चैनल है, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होते हैं आप सभी के लिए क्या है इसका PDF मिल जाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो वी कैन गो अहेड। ओके, सो थैंक यू सो मच।